आ गया। अब हम आते हैं जो मूल टॉपिक, जो जिसके लिए मैंने स्वीकृति दी थी कि मैं किस टॉपिक पर आज आपके सामने अपनी बात रखूंगा। तो मैंने अपनी बात जो है निजीकरण के, प्राइवेटाइजेशन क्या है, कैसे प्राइवेटाइजेशन एक नया हथियार है बहुजन समाज को गुलाम बनाने। आधुनिक समाज में जब देश स्वतंत्र है उसमें मॉडर्न स्लेवरी का कैसा रूप गढ़ा जा रहा है। आप कहने को तो आजाद हो, लेकिन आपको ऐसा रूल बनाया जाएगा, ऐसा नियम बनाया जाएगी, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, आप आजादी आजादी करते रहिएगा कि देश तो आजाद है, देश तो आजाद है, लेकिन आपका एक्चुअल जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की आजादी है, समाज में इज्जत, मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है, वो आपको नसीब नहीं होगा। क्यों नसीब नहीं होगा? उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक अर्थव्यवस्था पे हमारा पकड़ नहीं होगी, जब तक अर्थव्यवस्था में हमारा भागीदारी नहीं होगी, जब तक पेट नहीं होगा, जब तक पेट के सवाल हल नहीं किए जाएंगे, तब तक दर्शन का सवाल नहीं हल किया जाएगा। जब तक पेट का सवाल, बहुजन समाज 2 टाइम की मजदूरी न करे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पहला सवाल है, मूल सवाल है। वो चूल्हे में आग जलेगी, पेट में रोटी जाएगी, तब हमारा चिंतन दिमाग काम करेगा। इस बात के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने अर्थतंत्र की, आर्थिक व्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं होगी, सोशलिस्ट नहीं होगी, तब तक सोशलिज्म नहीं आ सकती। तो इसलिए निजीकरण के जब पहलू पर, तो मैं निजीकरण 25 तारीख को प्रभात खबर में एक खबर छपी, इतनी बड़ी खबर है, मैं प्रिंट लेकर आया हूं आपके सामने, मैं पढ़ देता हूं। निजीकरण के लिए है प्रतिबद्ध, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी। अब आप आ जाइए संविधान सभा की बहस में। संविधान सभा की जब बहस हो रही थी तो नेहरू के सामने नेहरू ने एक मसौदा, देश का स्वरूप क्या होगा, देश की संकल्पना कैसी होगी, देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, देश का सामाजिक संरचना कैसा होगा, देश का दिशा क्या होगी, देश का लक्ष्य क्या होगा, इसका एक मसौदा ड्राफ्ट संविधान सभा में नेहरू जी ने रखा। उस पर तमाम संविधान सभा के लोगों ने, सदस्यों ने, अम्बेडकर ने, जयपाल सिंह मुंडा ने, सारे लोगों ने अपनी बहस की। उस बहस में यही हुआ कि देश का कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो उसी में बोला गया कि देश समाजवादी होगा, देश सेकुलर होगा, देश डेमोक्रेटिक होगा, और देश में जो सत्ता की ताकत निहित होगी वो जनता में निहित होगी, और एक रिपब्लिक होगा। जिस रिपब्लिक को उन्होंने कहां से लिया? अशोक से, बुद्ध से, बुद्ध के गणतंत्र से उठा करके हमारे यहाँ भारत के संविधान में गणतंत्र शब्द आया। इसीलिए अम्बेडकर कहते हैं कि रिपब्लिक हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। इसके पहले हमारा देश तमाम सारे गणों में बटा हुआ था, उस गणों का शासन, और बाद में जब मनु का शासन आया, पुष्यमित्रों का शासन आया, जब देश के बहुजन समाज के धरोहर को, तमाम सारे बौद्ध स्थलों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तमाम सारे शिलालेखों को नष्ट नाबूद कर दिया गया, उनको खंडहरों में तब्दील कर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता को अस्त नष्ट कर दिया गया। तो इतनी बड़ी सिविलाइज्ड मॉडर्न नगरीय सभ्यता को तोड़ मोड़ करके जब पुष्यमित्र संघों के वंशजों ने आज इस मुकाम पर देश को छोड़ा था, उसी समय अम्बेडकर साहब कहते हैं कि गणतंत्र की कल्पना कोई नहीं है। हमारा इतिहास गणतंत्र का इतिहास रहा है। इसलिए जब आप अपना इतिहास क्लेम करिए तो आप तय करिए कि आपका इतिहास कहां तक जाता है। आपका इतिहास सीधा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, जो देश की सबसे उन्नत और सबसे भव्य संस्कृति थी, सबसे भव्य सभ्यता थी। दुनिया में इससे उन्नत संस्कृति सभ्यता नहीं थी। आर्य उसके बाद आए, और उसके बहुत बाद आए, यहाँ कई लोग आए, आर आए, शक आए, हुड़ आए, कुषाण आए, चंगेज आए, मुगल आए, और हमने उनको दिल से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बुद्ध की वो बंधुता की भावना थी, बुद्ध की जो करुणा की भावना थी। इसलिए हमने उनका जो है दिल से, तमाम संघर्षों के बावजूद ये माना, उनको जगह दी इस देश में रहने के लिए, किसी को भगाया नहीं, किसी को खदेड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक फिलॉसफी काम कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के लास्ट शासक कन्नौज के हर्षवर्धन के
47 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 647 7वीं सदी तक एकमात्र भारत में एकमात्र कोई फिलॉसफी जो गाइड रही है, पूरी गाइडिंग फिलॉसफी रही है देश के शासन तंत्र की, वो कौन थी? बुद्धिस्ट फिलॉसफी। उसके अलावा कोई फिलॉसफी नहीं जो केंद्रीय स्तर पर जो किसी राष्ट्र सत्ता को गाइड करती रही। उसके बाद 7वीं सदी के बाद 1000 सदी जब अलग अलग शासक बाहर से आने लगे, तब इसमें बिखराव हुआ, तब तमाम बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कई भटकाव आए, हीन यान महायान तंत्रयान में भटकाव आया। और बाबा साहब ने उसी समय आगाह किया था कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आंदोलन में जब भी कोई मनवादी ब्राह्मणवादी लोग घुसेगा, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, विकृत कर देगा, तोड़ देगा, और तोड़ दिया गया 7वीं सदी ईस्वी। इसलिए जब आज हम निजीकरण की बात कर रहे हैं या निजीकरण क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज की जो मौजूदा मनवादी सरकार है उसका लॉजिक सुनिए। देश बना है देश के लोगों से, उनकी संपत्ति से, नदी नाला तालाब जंगल जमीन किसकी है? देश की है। अब देश की जनता का जो संपत्ति है वो सरकारें आती हैं और सरकारें चलाती हैं, सरकार उसको जो है नियंत्रित करती है। अब ये महोदय कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि विरासत में मिले। जब देश आजाद हुआ, हमने लोकतंत्र का सपना देखना शुरू हुआ था। लोकतंत्र यहाँ था नहीं। जब पहली बार लोकतंत्र का सूर्योदय हो रहा था देश में, तब उस समय के संविधान निर्माताओं ने एक आधार संरचना रखी थी कि देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, और सरकार स्टेट का जो नेचर होगा, स्वभाव होगा, वो सेकुलर होगा और समाजवादी होगा। इसीलिए जो प्रोडक्शन होगा वो स्टेट के नियंत्रण में होगा, राज्य के नियंत्रण में होगा। इसीलिए कोल्स, हिल्स, गेल्स, पेट्रोलियम, कोल माइंस, इस सारा कुछ क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया कि सरकारें चलाएंगी कोल माइंस को। बीएसएनएल, एमटीएनएल, जितने भी सरकारी पीएसयू थे, उसका प्रॉफिट, उसका देश के उत्क्रम में, देश की उन्नति और प्रगति में जो सरकारी कंपनियां हैं वो देश का नाम करेंगे, प्रोडक्शन का काम सरकार का होगा। क्यों? क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी सिस्टम में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो उसका नियंत्रण राज्य के पास होता है। इसीलिए भारत में जब देश की संकल्पना रखी जा रही थी, तो उसी समय बोला गया कि जो उत्पादन होगा वो राज्य के नियंत्रण में होगा। जब राज्य के नियंत्रण में होगा तो उसमें कर्मचारी जो काम करेंगे वो कौन होंगे? राज्य के संरक्षण में होंगे। कौन होंगे? वो सरकारी होंगे। इसीलिए आप देखिए कोल्स माइन, कोलेवरी, भेल, गेल, पेट्रोलियम, जो है जितने मंत्रालय हैं, जितने खदाने और बीएसएनएल, एमटीएनएल, इन सारे कर्मचारी जितने थे वो सरकारी थे। और जब सरकारी कर्मचारी होंगे तो वहां रिजर्वेशन लागू होगा। और देश में यह भी लोकतंत्र में बोला गया कि लोकतंत्र कैसे होगा, तो बोला गया कि लोकतंत्र समावेशी होगा। उसमें हम कौन सी नीति अपनाएंगे? डाइवर्सिटी का, यानी विविधता का, कि देश क्या होगा? हर जाति समुदाय मिलकर चलाएगा। किसी संसाधन पर, किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर, लोकतांत्रिक संस्था पर, चाहे वो एकेडमिक्स हो, विद्यालय हो, चाहे वो जो है पुलिस हो, महकमा हो, चाहे वो हेल्थ महकमा हो, हॉस्पिटल हो, चाहे जो है वो आपका जुडिशरी हो या आपका पीएसयू हो, सारे जगह पर जो कर्मचारी होंगे वो सरकारी कर्मचारी। क्यों? उसका जो नेचर होगा उसमें हर जातियों के लोगों को रखा जाए, ताकि तभी लोकतांत्रिक, तभी विविधतापूर्ण, तभी समावेशी देश बन सकता है। जब तक हर जातियों के लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे नहीं, साथ में काम नहीं करेंगे, एक दफ्तर में हर वर्ग के लोग नहीं होंगे, तब तक देश बंधुता को नहीं प्राप्त कर सकता। तब तक हमारे बीच में नागरिक सेंस, यानी नागरिकता का भाव नहीं पैदा होगा। जब तक हम एक भाई को दूसरे भाई को नीच मानते रहेंगे, आपस में करुणा, आपस में बंधुता नहीं होगी। और उसी समय अम्बेडकर ने कहा कि जब तक ये जाति व्यवस्था रहेगी, देश में बंधुता नहीं आ सकती है, भाईचारा नहीं आ सकता। उसका कलंक है जाति व्यवस्था, उसका कलंक है वर्ण व्यवस्था। इस सब के नेस्तनाबूद नहीं होगी तो आपस में प्रेम नहीं होगा। रोटी बेटी का संबंध संभव ही नहीं है
जब तक किसी महकमे में हर वर्ग के लोग, चाहे महिला पुरुष दोनों का, और पुरुष के साथ जातीय वर्ग के आधार पर, यानी कि लैंगिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। इसलिए प्रियम्बल में क्या बात की गई है कि हमें सोशल जस्टिस की बात की गई, कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, कि जब तक देश में हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, संसद में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लोकतंत्र में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, सही से देश नहीं चलाया जा सकता। देश को चलाने में हर वर्ग का जो भूमिका होगी वो तय नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र का जो स्वरूप रखा गया था, क्या रखा गया कि सब जातियों को एक साथ आकर के एक दफ्तर में हर वर्ग के, शुक्ला जी भी होंगे, तिवारी भी होंगे, चौबे भी होंगे, यादव भी होंगे, सेठ जी भी होंगे, भट्ट जी भी होंगे, केसरवानी भी होंगे, और वर्मा भी होंगे, लोहार भी होंगे, सुनार भी होंगे, कुम्हार भी होंगे। हर जातियों के लोग जब एक दफ्तर में बैठेंगे तब आपस में चर्चा बहस होगी, तब किसी के साथ भेदभाव की संभावना कम होगी। अगर कुल मिलाकर के चौबे ही बैठे हुए हैं, तिवारी ही बैठे हुए हैं, तो आपको देखकर रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे। आप कोई काम करने जाओगे, आपका काम ही नहीं होगा। इसलिए कहा कि देश को विविधता, उनकी जो संस्थाएं होंगी वो विविधतापूर्ण होगी। इसीलिए इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात की गई। अब आते हैं कि एक नजर डाल लेते हैं कि हमारे देश का जो 72वां गणतंत्र इस बार हम लोग सेलिब्रेट किए, इस 72 साल की जर्नी में हमने क्या खोया और क्या पाया, और निजीकरण कैसे हमें नए जाल में फिर से फंसा। अब मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ 2018 में श्यामलाल यादव की आरटीआई की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट आरटीआई की किसने दिया है? डीयूपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। 2000 आरटीआई के माध्यम से रेलवे में टोटल जो भी कर्मचारी 2015 तक का डाटा है 16,381, जिसमें से एससी शेड्यूल कास्ट के 2,551 यानी 15% है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के 1,238 यानी 7.56%, रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, और ओबीसी का 1,319 यानी 8%। ओबीसी का आबादी कितना है? 52%। किस रिपोर्ट के हिसाब से? मंडल कमीशन की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? 1931 की जनगणना के आधार पर। जब देश आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल था, तब 31 की जनगणना को आधार बना करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में बीपी मंडल के नेतृत्व में, जिनकी फोटो लगी हुई, उस मंडल कमीशन रिपोर्ट में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की आबादी देश कितनी है? 52%। अब इसमें जब देश आजाद हुआ तो 40 करोड़ पॉपुलेशन थी। अब सोच लीजिए आज की डेट में ओबीसी की पॉपुलेशन कितना होगी इस देश में? एकदम कम माने तो इस देश का 62 से 65% आबादी ओबीसी है, और कितना है उसका? 8%। कौन खा रहा उनका? 8% है। 15% अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो उनकी आबादी के हिसाब से मिला है। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती जाएगी उनका रिजर्वेशन परसेंटेज बढ़ता जाएगा। कास्ट सेंसस होगा, उनको लगेगा नहीं अब जो है शेड्यूल कास्ट की पूरे देश की आबादी 16% हो गई तो रिजर्वेशन उस स्टेट में 16% लागू होगा, लेकिन ओबीसी के साथ बड़ा अन्याय। 52% की आबादी को 27% में महदूद कर दिया गया। आज तक 72 साल में 27% भी मुनासिब नहीं हुआ है। सिर्फ उनको अब तक के 2015 के डाटा में 18 में आरटीआई आई है, 8% है रेलवे से। सोचिए वो लोग क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे होंगे, गाय भैंस चरा रहे होंगे, बकरी पाल रहे होंगे, लोहार सुनार तेली तंबोली नुनिया धुनिया कलार कमार सब ओबीसी में। जितना आपकी जो मिडिल कास्ट जातियां हैं, जितनी आपकी हुनरमंद जातियां हैं, सब ओबीसी में। आपके नाखून से लेकर के बाल काटने तक का जो समाज इन्वॉल्व है वो ओबीसी का है। औरतों को रंगना लगाना हो नाई नाएगी, नाखून काटना हो तो नाई है, बाल सैलून में जाना है तो नाई है, पूजा पाठ करना है फूल किसे मिलेगा? माली देगा। तेल से सब्जी बनाना कौन देगा? तेली देगा। रजाई ओढ़ना है कौन धुनेगा बना के? धुनिया धुनेगा। नमक खाना है कौन बनाएगा? नमक दुनिया बनाएगा।
कपड़ा आपको जाके कोट पैंट सिलवाना है, कौन सिलेगा? दर्जी सिलेगा। कपड़ा आपको खरीदना है, कौन बुनेगा? कपड़ा बुनकर बुनेगा। मनोरंजन, सपेरा, आप लोग नाग नागिन का डांस देखते होंगे, सपेरा कौन थी? वो भी ओबीसी में आती है। आपका सिलौटी कूटने वाली जो है सिल मेकर, वो भी ओबीसी है। तो बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा। इतनी जातियां, नट जो आपको देखो करतब चलाता है रस्सी पे चढ़कर, नट बोला जाता है, वो कौन है? ओबीसी। हलाल खोर ओबीसी, चिकवा ओबीसी, कुर्सी मेज तखत दरवाजा कौन बनाया? ओबीसी। पलंग को सो रहे हैं, कौन बनाया? ओबीसी। भिस्ती दीवार बनाने का कौन है? ओबीसी। राजमिस्त्री कौन है? ओबीसी। कौन? नलखोर घोड़े में नाल ठोकने वाली कौन है? ओबीसी। रथकार कौन है? ओबीसी। भूल जाइएगा कि कितना ओबीसी का पूरा कंट्रीब्यूशन आपके सोने जागने से लेकर दूध, बचपन से पालन पोषण करने वाले कौन है? किसान जाति। 3-4 जातियां जो मुख्य रूप से खेती और पशुपालन में इन्वॉल्व, गड़ेरिया, यादव, कोयरी, कुर्मी, जाट, गुर्जर, लोधी, सब ओबीसी। आप कल्पना करिए कि आपके आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके निर्माण में एक एक कौंटी है। पनवाड़ी पान पे खड़े होकर के गुटका गुटाकू दबा रहे हैं, कभी सोचे नहीं कि पनवाड़ी है ओबीसी में, इसका भी कुछ देश में योगदान है। तो 8% किसमें? रेलवे में। और सवर्णों का कितना है? 68%, 11,273। 68% 2 कम 70, 68% वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। और आबादी कितनी? 10%। क्या ये देश डेमोक्रेटिक है? क्या देश की संस्थाओं में विविधता है? जब एक ही समुदाय के लोग ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहां भेदभाव होगा। जो समुदाय के लोग उस संस्था में नहीं होंगे, उस कार्यालय में नहीं होंगे, उस महकमे में नहीं होंगे, उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब आइए 71 डिपार्टमेंट जो पीएसयू में 15% एससी, 15.27%, 6% शेड्यूल्ड ट्राइब, 14% मात्र ओबीसी, 51,348 कर्मचारी। ये देश का कार्मिक मंत्रालय का डाटा है। सिर्फ 14%। आबादी कितना? 65%। ये ओबीसी वालों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे खेती में मर जाएंगे, कभी बढ़ नहीं पाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि सारे महकमे तुम्हारे लिए बंद है। जब वहां तुम्हारा लोग नहीं होगा तो तुम फार्म भरने जाओगे, इंटरव्यू में तुमको तुम्हारे जात, तुम्हारे धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, क्योंकि वहां विविधता नहीं होगी। हमारा संविधान कहता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते किसी का जाति, धर्म, उम्र, लिंग और भाषा और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देश की संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं होंगी, उसमें विविधता नहीं होगा, उसमें जो है समावेशी नहीं होगा उसका चरित्र, तो वहां भेदभाव होगा। आप डाटा सुन करके चौंक जाएंगे। ये तो हुआ 71 पीएसयू डिपार्टमेंट। अब एचआरडी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री में 18% एससी हैं, 6% एसटी हैं, मात्र 8% ओबीसी और 66% सवर्ण। किसमें? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्टर। अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कौन बैठे, इसको देख लीजिए। 9% सिर्फ एससी के हैं, 1% सिर्फ ट्राइबल लोग और 9% ओबीसी लोग और 80% सवर्ण हैं। 80% गवर्नमेंट का डाटा है। अब आ जाइए अब नीति आयोग। नीति आयोग में 13% शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, 4% ट्राइबल लोग हैं, मात्र 7% ओबीसी लोग और सवर्ण कितना है? 73%। 73% कैबिनेट में भरे हुए हैं। नीति जब बनेगी, गजट निकलेगा, नोटिफिकेशन बनेगा, नई नीतियां और योजनाएं बनेंगी, तो बैठे तो वही, उनको फेरबदल करना आसान है क्योंकि वहां विविधता नहीं है। और लोकतंत्र कहता है, देश का संविधान कहता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं विविधता पूर्ण। अब आ जाइए प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट में कितने लोग भरे हुए हैं? 13% सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं,
मात्र 3% ट्राइबल लोग हैं, मात्र 7% ओबीसी के हैं, 74% सवर्ण। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में कौन बैठा हुआ है? मात्र 15% शेड्यूल कास्ट के हैं, 0% ट्राइब्स, ट्राइबल एक भी नहीं है, और 7% ओबीसी हैं, 76% वहां भी हो गए। यूपीएससी देश की लोकतांत्रिक संस्था, सब लोग जितने भी आईएएस पीसीएस बनते हैं यूपीएससी की तरह। 19% जो है शेड्यूल कास्ट का, 4% ट्राइब्स हैं, मात्र 11% ओबीसी और 64% सवर्ण काउंटी से क्लास से। सीएजी कैट में 5% शेड्यूल कास्ट, 7% ट्राइब्स और 8% ओबीसी। अब ये तो हुआ सिर्फ जो है इतने मिनिस्ट्री। मीडिया आप उठा के देख लीजिए, एक भी मीडिया हाउस बता दीजिए जिसका मालिक जो है दलित, पिछड़ा, ओबीसी हो, माइनॉरिटी। एक भी चैनल आप बता दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। आपकी खबर चलेगी वहां पर, आपका एजेंडा वहां चलेगा, आपका विमर्श चलाएंगे वो लोग। जब पूरा कब्जा उनका, एक टीवी आपके पास नहीं है, एक भी मीडिया हाउस आपके पास नहीं है, तब बाबा साहब इसीलिए 6 पत्रिकाएं निकालते, मूक नायक से लेकर के। उनको पता था मीडिया का रोल, इसीलिए उन्होंने इतनी पत्रिकाएं निकले, इतने पत्र निकाले, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि विचार को जब तक प्रसारित नहीं किया जाएगा, तब तक जहां तक वो विचार पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचेगा। आज टीवी आपके पास है, घर घर में है टीवी, आप रिमोट चला के चैनल बदलते रहिए। आप चैनल बदल सकते हो, खबर नहीं बदल सकते। कोरबा का दिखाया जाएगा कि कवर्धा का दिखाया जाएगा कि बिलासपुर के मुंगेली में क्या घटना है, नहीं पता चलेगा जब तक आप वहां से मुंगेली में खबर देने वाले नहीं होंगे। कारपोरेट, एक पूंजीपति के नाम बताइए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी। स्मॉल बिजनेस सेक्टर किसी में नहीं आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े आप ठेकेदार उठा के देखिए, बिल्डर्स उठा के देखिए, आपको नहीं मिलेंगे। कौन देश चला रहा है, किसका कब्जा है, किसकी मोनोपोली है? और इंडियन एम्बेसी, आप गए होंगे जाकर के वहां पर इंडियन जो है कमीशन में देखिए, हाई कमीशन में लंदन में कौन बैठे हैं? नेहरू कला केंद्र है, सब यही मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वहां कोई पॉलिसी नहीं। तो जो एक मूल सवाल है कि जब इन संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जाएगा तो बहुजन समाज का हित नहीं साधा जाएगा। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी टर्म है। इसीलिए बाबा साहब को पूरा बहुजन समाज अपना नेता मानता है। क्यों? उन्होंने बहुजनों के हित को सबसे आगे रखा। लंदन जाकर के आपको ब्रिटिशर्स हो या इंडियंस के साथ अगर उनको बार्गेन करने की जरूरत पड़ी तो हर नेगोशिएशन में गए और अपने लोगों के हित में बातें निकलवा कर ले आए। ये एक रिप्रेजेंटेटिव का होने का जो एक बड़ा जो है एक सिंबल होना चाहिए, प्रतिनिधित्व का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो उन्होंने निभाया। गोलमेज सम्मेलन में, पूना पैक्ट में उन्होंने पूरी कोशिश की अपने वर्ग के लोगों को नेगोशिएट कराने, जितना बन पड़ा उन्होंने किया। महिलाओं के लिए जितना बन पड़ा उन्होंने किया। हिंदू मैरिट एक्ट में जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। हर लोगों के लिए राइट्स ड्राफ्ट किए ताकि हमारे समाज के लोग जब अवेयर हों उसको लेने की कोशिश कर सके। इसलिए निजीकरण होगा, कोई भी संस्थान निजीकरण होगा तो वहां आरक्षण नहीं होगा। जब आरक्षण नहीं होगा तो बहुजन समाज के लोग वहां संस्था से आउट होंगे। तो मैं एक इसी पर मिलती जुलती ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, आपने पढ़ा होगा, और ये जब सामंत व्यवस्था थी तब की है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुट्ठी पे हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, बड़े बड़े जो है आपके ठेकेदार आ जाएंगे, टेंडर निकालने वाले वो लोग आ जाएंगे, तो आपको कहां रखा जाएगा? मजदूर बना करके, ठेका मजदूरी में नौकरी करना हो करो, ना निकलो, दूसरा आएगा। बेरोजगारी का आलम इस तरह से है। तो जब जब निजीकरण होगा मेरे नौजवानों, खासकर बहुजन, जब जब कोई प्राइवेटाइजेशन की बात करेगा
या इसका मतलब है कि आपका गला काटने की बात करेगा। प्राइवेटाइज होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हर वर्ग की भागीदारी नहीं होगी, तो आपका पेट का सवाल जब आएगा संकट में, तो आप पढ़ाई छोड़ करके खेती मजदूरी करोगे, फैक्ट्री की गुलामी करोगे, ठेकेदार की कहां मानोगे, और जिन्होंने आपको किसी संस्था में लगवाया होगा जन्म भर उसकी गुलामी करते रहोगे। तो आजादी का जो सपना था वो आपका कभी पूरा नहीं। कौन सी आजादी? मानसिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, राजनीतिक आजादी और आर्थिक आजादी। इसलिए पेट परिवार के सवाल को प्राइवेटाइजेशन से हल नहीं किया जा सकता है, उसको नेशनलाइजेशन से ही हल किया जा सकता है। इसलिए जब जब प्राइवेटाइजेशन होगा तब तब हमें गुलाम बनाने की साजिश रची जाएगी। और आज देख लीजिए, एक डाटा तो मैं पढ़ा ही नहीं, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। कहां गया? यह है यूनिवर्सिटी का हाल, सुन लीजिए। देश में 57 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर का संख्या सुन लीजिए। प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट से मात्र 3% है, ट्राइबल से 0.7% और ओबीसी का एक भी प्रोफेसर है। एक भी प्रोफेसर अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, एक भी, देश के 72 साल में। और 95% सवर्ण, 95% 2%। अब आ जाइए एसोसिएट प्रोफेसर में, 4% शेड्यूल कास्ट, 1% शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का 0। असिस्टेंट में 12% शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल का 5% और ओबीसी का 14%, सिर्फ 14%। तो टीचिंग नॉन टीचिंग और मैं समराइज कर रहा हूं। तो जो मेन बात, जो जिस बात को लेकर के कहा जा रहा है, आज सारा गवर्नमेंट जिस तरीके से रेलवे प्राइवेटाइज कर रही है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रही है, एजुकेशन प्राइवेटाइज कर रही है, कुछ दिन में आपका पुलिस भी प्राइवेटाइज, होम गार्ड तो प्राइवेटाइज है। जैसे देख लीजिए, आज एक खड़ा होगा, चीज पर करेगा, निकाल के बाहर कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से नया औजार है, नया तरीका है मनुवादियों का हमें गुलाम बनाने का। अगर हमें गुलामी से निकलना है, बाहर निकलना है, तो जितना दम हो सकता है पूरी ताकत से प्राइवेटाइजेशन का विरोध करिए। नहीं तो सफाई कर्मचारी में आप वैकेंसी निकालिए, बोले कि इसको सरकारी करेंगे, कौन समाज के लोग? सबसे ज्यादा बहुजन समाज के। नाली सफाई करने में आप रिजर्वेशन लगा दीजिए, वहां कोई नहीं जाएगा। मलाईदार पोस्ट में हर जगह बैठे हुए। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए फांसी का फंदा है। और जो अपना वर्ग, कोई भी अपने समाज का नेता अगर प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करता है, तो समझ लीजिए कि आपके बहुजन समाज के नेता ही आपके गले में फंदा दाम के आपको लटका के मार रहा है। इतना जान शुक्रिया। बादशाह का एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने हमें जो अवसर दिया, और इस तरह का ताकि गुलामी की जो जड़ता है, अंधेरा जो हमारे मगज में भरा पड़ा हुआ जो मैल है, वो मैल को हम लोग अम्बेडकर के, लोहिया के और जो है मंडल के, जगदेव बाबू के विचारों से धुल करके अपना दिमाग एकदम साफ रखें, ताकि अन्याय, शोषण, भेदभाव हमको साफ साफ दिखे। जिसकी दृष्टि पैनी होती है वो शोषण और जो है गुलामी की दास्ता को पहचान लेता है, उसको तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। शुक्रिया।